नमस्कार। न्यूज़ डंका नमस्कार। में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आज फिर एक बार हम बात करने जा रहे हैं विनीत नाहटा जी से। अलग-अलग विषयों पर हमारी बात होती रहती है। अभी फिलहाल जो ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो भी बदलाव हो चुके हैं, हो रहे हैं, उसका जो भी असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन सभी विषयों पर उनसे बात करेंगे। विनीत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ डंका में। नमस्कार। नमस्कार। तो पहली बार ये पूछना चाहूंगा कि ग्लोबल स्तर पर अभी भी जो हालात है वो उसी तरह से है। हालांकि अभी जो ईरान, अमेरिका, इसराइल का जो एक जंग थी या वो वॉर सिचुएशन थी, वो अभी फिलहाल तो रुकी हुई है, लेकिन फिर भी जो हालात है वो वैसे ही है। भारत पर अब भी संकट मंडरा रहा है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कुछ दिनों में जो बदलाव हुए उसके बारे में? पिछले 10 दिनों में जो ग्लोबल टेंशन्स है वो लगभग ईज हो रही थी। और ईरान और यूएस के मध्य जो वार्ता चल रही है वो अभी भी ऑन है। और इसका आप असर देखेंगे कच्चे तेल की कीमतों में, तो वो अभी भी नीचे हैं। और फ्राइडे को जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं वो मेनली यूएस मार्केट्स के अंदर जो जॉब का डेटा आया था वो काफी अच्छा आ गया था। वो ये दर्शाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति और यूएस के अंदर में जो जीडीपी का ग्रोथ का मोमेंटम है वो बरकरार है। तो इस हम्म। वजह से ब्याज की दरों में कटौती, फेड में हम्म। अभी नए चीफ आए हैं और उनका जो पॉलिसी का व्यू है वो हॉकिश होगा या डॉविश होगा, ये अभी तक बाजार पूरी तरह समझ नहीं पाया है। ये हम्म। डेटा जो है ये क्या है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट को बहुत अच्छा प्रदर्शित कर रहा है। इस वजह से बाजार के अंदर में ये फीलिंग सिंक इन कर रही है कि हो सकता है कि ब्याज की दरों में जो कटौती होनी चाहिए थी, यूएस फेड रिजर्व जो इंटरेस्ट हम्म। के रेट्स लोअर करने वाला था वो अब ना करे। हम्म। और इस वजह से जो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है यूएस की वो 4.56 तक चला गया था फ्राइडे को, जो पहले हम्म। 4.48 था। हम्म। और डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के पार चला गया। हम्म। और जो यूएस के अंदर में बाकी इंडिसेस हैं उसमें नैस्डैक लगभग 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ और डाउ जोन्स 1.3%। और हम्म। सबसे आश्चर्यजनक बात थी कि जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है यूएस का एस&पी ईवीएक्स, वो पहले 15-16 के बीच चलता था, वो अचानक से बढ़ के 21 हो गया। लगभग 40% की वोलेटिलिटी के अंदर में शार्प राइज आया। तो ये हम्म। इंडिकेट करता है कि ग्लोबल मार्केट जो है वो अभी फिलहाल नर्वस हैं। और यूएस मार्केट के अंदर में जो बिकवाली है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट यूरोप के ऊपर भी पड़ा। हमारे गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी लगभग 356 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। ग्लोबल टेंशंस जो हैं, स्पेशली यूएस मार्केट के अंदर में जो नेगेटिविटी आई है वो उसका असर वैश्विक बाजारों में देखने को पड़ रहा है। और हमारा बाजार भी उससे अछूता नहीं है। हम्म। अभी रिजर्व बैंक जो है वो भी कुछ ना कुछ ये सब हालात देखते हुए कुछ नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से रेपो रेट जो है उसमें कुछ बदलाव नहीं आया, लेकिन उसी वक्त हम लोग देख रहे हैं कि जीडीपी जो है उसके बारे में भी एक सकारात्मक जो स्थिति है वो बनी हुई है। तो आरबीआई का जो स्टैंड है अभी का, उसके बारे में क्या कहेंगे? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, उसके अंदर में ब्याज की दरों को स्थायी रखा गया है, ना बढ़ाया गया है ना घटाया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि कई इकोनॉमिस्ट पोल्स के अंदर में ये अपेक्षा कर रहे थे कि चूंकि महंगाई बढ़ने की आशंका है भविष्य में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से, और अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने धीरे धीरे कंज्यूमर्स को पास ऑन करना शुरू कर दिया है जो हम्म। ऑयल प्राइस इंक्रीज है। तो उसके मद्देनजर भविष्य में महंगाई बढ़ने की आशंका है और इस वजह से आरबीआई ब्याज की दरों में बढ़ोतरी भी कर सकती थी, तो वो हम्म। फिलहाल नहीं हुआ। और जो पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अंदर में जीडीपी का ग्रोथ रेट भी अभी रिवाइज करके 6.6 हम्म। कर दिया गया है, पहले हम्म। 6.9 था। नहीं, नहीं। इन्फ्लेशन का सीपीआई इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 4.3 था पहले, उसको बढ़ा के अभी 5.1 रखा गया है। तो हम्म। आरबीआई कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक मोड अपना रही है और न्यूट्रल स्टांस रखा है उन्होंने हम्म। इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो हम्म।
मार्केट की अपेक्षा के अनुरूप ही रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, तो जिसका बाजारों के ऊपर भी अच्छा ही असर पड़ा। और अभी जो जिस तरह फिलहाल से गिरावट आई है वो मेजरली ग्लोबल कारणों से आई है, हमारे निफ्टी में और बैंक निफ्टी वगैरह में। और आरबीआई की पॉलिसी के अंदर में वैसा कुछ नेगेटिव नहीं था, हालांकि उन्होंने काफी रिलैक्सेशन भी दिया है अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट के अंदर में, और फंडिंग के ये और ये फॉरेन एक्सचेंज के अंदर में स्वैप्स के भी नए स्कीम लॉन्च किए गए हैं। मेजर्स आरबीआई ने लिए हैं, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में जो लिक्विडिटी क्रंच था उसको ईज करने में काफी मददगार साबित होगा, और डॉलर को रुपये को मजबूत बनाने में भी इसकी भूमिका रहेगी। अभी जो आपने बताया कि जिस तरह के नैस्डैक में एक गिरावट आ गई और वहाँ की जो एआई कंपनियां हैं उनकी भी शेयर्स गिर गए, जैसे कि एनवीडिया के शेयर जो लगभग 6% जो है गिरे, तो उसके बाद कुछ बदलाव जो है उसकी अपेक्षा की जा रही है, तो इसका कितना असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारत से बहुत सारे निवेशकों ने पैसा निकाल लिया था, तो अभी जो एक परिस्थिति है कि उन पर जो टैक्स लगा था वो एक तरीके से कम कर दिया है, तो फिर एक बार स्थिति सुधर सकती है, फिर एक बार निवेशक जो है वो भारत की तरफ बढ़ सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। जो नैस्डैक के अंदर में जो गिरावट आई वो इस वजह से आई कि इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे थे एआई कंपनीज के अंदर में, वो रियलिस्टिक नहीं है, और कुछ एक एआई कंपनीज के जो नतीजे आए हैं वो संतोषजनक नहीं है। तो अभी ये धारणा बन रही है कि एआई जो है मार्केट का डार्लिंग था, और सारे के सारे लोग एआई के ऊपर ही अपना फोकस केंद्रित करके रखे थे, तो वहां पे अब प्रॉफिट बुकिंग आई है, और लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स का वो अब रैशनलाइज हो गया है। भारत में काफी निवेशकों ने बाहर एआई में पैसा लगाया, तो क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग अभी दिख रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर सेक्टोरल एलोकेशन चेंज होता है तो वापस वो पैसा भारत में आ सकता है। जो टैक्सेशन के अंदर में आप चेंज की बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स के अंदर में अभी काफी महत्वपूर्ण रिलैक्सेशन दिए गए हैं। इक्विटीज के अंदर में फिलहाल कोई इनकम टैक्स का रिलीफ नहीं मिला है। अभी जो भारत के जो शेयर बाजार है उसके ऊपर कितना असर पड़ा है, जो अभी उतार चढ़ाव हमने कुछ दिनों में देखे हैं, उसका किस तरह से आप विश्लेषण करेंगे? भारत के बाजार काफी मजबूत स्थिति में है। जो वोलेटिलिटी इंडियन मार्केट के अंदर है वो विश्व में जो ग्लोबल वोलेटिलिटी है उससे काफी कम है, और शेयर बाजार जो है वो एक हम अभी फिलहाल हम जो देख रहे हैं एक रेंज बाउंड दायरे, सीमित दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है, और हमारी कंपनियों के जो नतीजे आए हैं वो काफी संतोषजनक आए हैं, और जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो लगभग 19.8 से 20.5, ये निफ्टी का पी उस रेंज के अंदर में है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। और विदेशी बाजारों में अभी सबसे ज्यादा जो कमाई की है वो साउथ कोरियन मार्केट्स में की है, और 5 साल का अगर हम लोग एवरेज देखते हैं उसके अंदर में रैंकिंग के अंदर निफ्टी अभी भी क्या है कि लीडिंग है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव के अंदर में ग्लोबल मार्केट सिनेरियो के अंदर में इक्विटी मार्केट्स क्या है कि वेल प्लेस्ड हैं, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजारों में बाहर से निवेश आएगा। ज्यादातर आम आदमी का जो ध्यान होता है वो सोना चांदी इसके ऊपर होता है, उसके जो भाव है, उसके जो रेट्स हैं वो जिस तरह से ऊपर नीचे हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में भी, तो उसकी तरफ आप किस तरह से देखते हैं? मेटल का जो शेयर है उसके बारे में किस तरह से आप सोचते हैं? मेटल्स के अंदर में अभी काफी रन अप आ गया, अभी तो करेक्शन का माहौल है, सोने चांदी की भी कीमतें घटी हैं। उसके अलावा दूसरे जो बेस मेटल्स हैं, सिल्वर है, कॉपर है, इनमें भी क्या है कि अभी गिरावट आई है, अभी कंसोलिडेशन का फेज है। तो
ये जब तक पूरा प्ले आउट नहीं करता है, तब तक हम बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि सोने चांदी के भाव में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी। और प्रॉफिट बुकिंग जो है वो क्या है कि लगातार हो रहा है ये गोल्ड और सिल्वर और अदर प्रेशियस मेटल्स में। एक सेक्टर है जहाँ पे अभी भी हम लोगों को सिल्वर लाइनिंग लग रहा है, वो है रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल्स। उसमें अभी भी उतनी गिरावट नहीं देखी गई है जितना कि बेस मेटल्स के अंदर में देखी गई। मेटल स्पेस जो है वो नेक्स्ट फेज के लिए तैयार हो रहा है, रनअप के लिए। और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर ईज आउट होते हैं तो मेटल्स के ऊपर में काफी पॉजिटिव असर पड़ेगा। अभी जिस तरह से सरकार अलग अलग कदम उठा रही है कि ताकि लोगों पर ज्यादा एक तरह का प्रेशर ना बने या दबाव ना आए, या जिस तरह से महंगाई जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, या तेल के भाव है, गैस के भाव है, वो भी हम लोग देख रहे हैं कि एक ही साथ नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा प्रेशर जो है बन रहा है। तो एक तरीके से सरकार की जो भी भूमिका है, जिस तरह से उनको कंट्रोल करना चाहिए पूरी स्थिति को, क्या आप उससे समाधानी है या और क्या आवश्यक है ऐसे आपको लग रहा है? सरकार पूरी तरह प्रयासरत है कि महंगाई कंट्रोल में रहे, और इस वजह से अभी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हमारे भारतीय बाजारों में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ईज करने के लिए और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में, इंडियन डेट्स में अट्रैक्ट करने के लिए अभी जो विदहोल्डिंग टैक्स था 20% का, उसको पूरा अबॉलिश कर दिया गया है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है 12.5%, उसको भी क्या है कि हटा दिया गया है, और ये 1 अप्रैल से रिट्रोएक्टिवली लागू किया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भविष्य में इंडियन सॉवरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स इस क्षेत्र के अंदर में काफी विदेशी निवेशकों का, स्पेसिफिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स और इंडिविजुअल्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका काफी इंडिया के प्रति रुझान रहेगा और वो निवेश बढ़ेगा। और रिजर्व बैंक ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। 15 साल, 30 साल और 40 साल की जो नई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं, उनको क्या है कि उन पे रिस्ट्रिक्शन FIIs का हटा दिया गया है। FII रूट के अंतर्गत वो कोई भी अमाउंट और किसी भी सिक्योरिटीज के अंदर में ये इन सालों के 15, 30 और 40 ईयर्स में और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर में दे आर फ्री टू इन्वेस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इससे हमारा एडिशनल सोर्स ऑफ कैपिटल FII के थ्रू क्रिएट हो जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो जो और लिक्विड वो कम होने में मदद मिलेगी, तो गवर्नमेंट का बोरोइंग कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा, और लिक्विडिटी क्रंच जो मार्केट में है वो ईज आउट होगा। इसके अलावा प्राइस डिस्कवरी और स्मूथनिंग ऑफ यील्ड कर्व, इसके अंदर में भी मदद मिलेगी। और फाइनेंशियल बेंचमार्किंग जो है, हमारे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स ये दूसरे देशों के जो अलग अलग सालों के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स हैं, जैसे 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 30 ईयर, उसके अंदर में कंपैरिजन और पैरिटी, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होने की संभावना है सरकार के इस मेजर से। तो ओवरऑल ये मेजर्स बहुत ही वेलकम है, और कई बैंकें जिनके अच्छी ट्रेजरी है उनको काफी लाभ मिलेगा, प्राइमरी डीलर्स उनको भी काफी लाभ मिलेगा। तो ये जो टैक्सेशन गवर्नमेंट ने कम किया है, इससे इंडिया एक मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हब के रूप में उभरा है। FII के कई इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है जहां जिनसे इंडिया कम्पीट करता है, जैसे दुबई है, सिंगापुर है, उनके मुकाबले अब हम लोग काफी परिपक्व और कॉम्पिटिटिव हो गए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके लिए मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने ये स्टेप लिया और FII का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आए उसको सुनिश्चित किया। अभी हाल ही में रशिया के या रूस के जो राष्ट्राध्यक्ष है पुतिन, जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया कि उन पर दबाव कोई नहीं ला सकता, और पिछले इस पूरे युद्ध के दरमियान, जंग के दरमियान हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने रशिया से जो भी जितना भी ऑयल परचेस करना है उतना किया, कोई भी दबाव बना रहे थे, बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही थी।
तो किस तरह से इसका फायदा भारत को हो सकता है, स्पेशली अगर ऑयल का अगर मुद्दा हम लोग देखें तो। रशिया से इंडिया पहले भी तेल इंपोर्ट कर रहा था, बीच में किसी कारणवश वो इंपोर्ट रुक गया था, वापस से रिज्यूम हो गया है। और केवल इसके अंदर में प्राइस जो है, पहले हम लोग सस्ता तेल इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से, उसकी कीमत अब बढ़ गई है। इसके अलावा ये रशिया से तेल का इंडिया के अंदर में आयात जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफी संतोषजनक रहेगा, और उनका नुकसान जो है वो कंट्रोल में रहे, और ये बहुत ज्यादा नुकसान उनको ना हो, उस दिशा में ये मदद करेगा। अभी हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि ऑयल की कीमतें, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस भी जो इस जमाने में 100 के ऊपर थे, 112 तक जो गए थे, वो अभी 90 के नीचे आ गए। तो ये भी कहें कि सोवरिंग डाउन इफेक्ट है, जिसका फायदा मिलेगा, ओएमसीज को भी मिलेगा, और भारत में महंगाई को कंट्रोल करने में भी ये काफी सहायक है। एक आखिरी सवाल इस पे हो सकता है कि अभी जो मानसून के बारे में जो भी चर्चा हो रही है कि थोड़ा उसको विलंब हो सकता है, या जिस तरीके से इस साल शायद वो कम बारिश जो है हो सकती है, तो इसका किस तरह से आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसका कितना असर हो सकता है? ये मानसून ऑलरेडी हिट कर चुका है। एल नीनो का जो भय है, उसका क्या है कि वो एक टेंशन है। हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और सरकार इस संकट से पूरी तरह जागरूक है और उस दिशा में काम कर रही है। तो बहुत ज्यादा इसके अंदर में मतलब नुकसान होने की संभावना मुझे नहीं लगता है कि है। और रूरल इकोनॉमी जो है वो कंप्लीटली मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है। सरकार भी उस दिशा के अंदर, उनको पता है कि रूरल इकोनॉमी की परचेजिंग पावर मॉनसून के ऊपर पूरी की पूरी निर्धारित है। अभी भी डीकपलिंग हम लोग कर नहीं पाए हैं। तो सरकार प्रयासरत है कि रूरल इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी का क्रंच ना हो, और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो नॉर्मल रहे, और उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए ऑलरेडी सरकार स्टेप्स ले रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ आने वाला है एल नीनो के और मॉनसून के डेफिशिएंट होने के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, आपने इन सभी मुद्दों पर रोशनी डाली, और हम आने वाले समय में भी अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने पावर गिल्ड ट्रेजरीज के विनीत नाहटा जी से ये संवाद किया और उनसे अलग अलग विषयों पर जानकारी ली। आने वाले समय में भी उनसे बात होती रहेगी। विनीत जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमें ये पूरी जानकारी अलग अलग विषयों पर दी, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार।